डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके चल रहे हैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरबीएससी की बुक से। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इतना सारा मैटर जो है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, तो देखिए बाद की बात तो बाद ही होती है और एक साथ इतना सारा मैटर जो है वो याद भी नहीं किया जा सकता है। तो साथ में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के भाटी राजवंश की। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजय राज के शासन काल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजय राज का पुत्र कौन हुआ? भोज। वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसी का उत्तराधिकारी जैसल, इसके नाम से ही क्या पड़ा? जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर नाम जो है वो जैसल से ही पड़ा। तो बस आपको ये लाइन जो है वो याद रह जाएगी क्योंकि इनके नाम से ही जैसलमेर की नींव रखी गई। जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साके किले प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जैसलमेर के किले का इतिहास जो है वह ढाई साके किले प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दो पूरे साका मतलब दो साका होते हैं और उसके बाद एक जो है वो आधा साका होता है। तो दो और आधा यानी ढाई, तो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर के किला। पहला साका जो होता है वो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान होता है। दूसरा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दौरान होता है और तीसरा जो शाखा होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर जौहर जो है वो नहीं होता है, इस वजह से उसे अर्ध शाखा कहा जाता है। पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ। किसके समय हुआ? मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और दूसरा शाखा जो है वह रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो ये आपको याद रखना है कि पहला शाखा जो है वो हुआ मूलराज के समय, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जैसलमेर पर आक्रमण किया, और दूसरा शाखा जो है वो हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय जब उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और जो तीसरा शाखा है इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि जैसलमेर के शासक जो है वो लूणकरण, इन्होंने कांधार के शासक अमीर अली को शरण दी और अमीर अली ने क्या किया? विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर ही आक्रमण कर दिया। उन्होंने तो क्या किया था? लूणकरण ने अमीर अली को ही शरण दी थी और इसी ने विश्वासघात कर दिया था। तो लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था, किंतु अंतिम रूप में भाटी ही विजयी रहे। तो यहाँ पर जौहर जो है वो नहीं हुआ था, इसीलिए इस घटना को अर्धशाखा कहा जाता है। तो जो तीसरा अर्धशाखा है वो अमीर अली और लूणकरण के समय हुआ। नेक्स्ट है अकबर के नागौर दरबार, जो कि 1570 में लगाया गया अकबर के द्वारा। हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। तो यहाँ से यह पूछा जाएगा कि अकबर के नागौर दरबार लगाए जाने पर जैसलमेर में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो याद रखना है हर राय भाटी ने। भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। अब हम जैसलमेर को पढ़ने के बाद भरतपुर के जाट राजवंश को पढ़ेंगे। जाट क्या है? एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासन काल में हुआ। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब पर विद्रोह जो है वो किया था। कब किया था? 1669 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो किसके नेतृत्व में जाटों द्वारा विद्रोह किया गया था? तो वो थे गोकुल के नेतृत्व में।
गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है और उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है चूड़ामन। अब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो जाटों का नेतृत्व कौन संभाल रहे हैं? चूड़ामन। 1695 से 1721 ईस्वी। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक जो है वो कौन है? चूड़ामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? चूड़ामन। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो जो चूड़ामन थे उन्होंने ही जाट राज्य का संस्थापक जो है माना जाता है चूड़ामन को, जो कि भरतपुर के थे। ठीक है। और मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था। तो किसे भेजा था चूड़ामन का दमन करने के लिए मुगलों ने? तो वो कछवाहा नरेश बिशन सिंह को भेजा था। नेक्स्ट है बदन सिंह। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि और जागीर प्रदान की। बदन सिंह ने डींग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए और बाग बगीचे बनाए। तो डींग में जल महल है, तो उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। बदन सिंह ने ही डींग को अपना निवास स्थान बनाया था। डींग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, बैर यहाँ पर भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवाहा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में डींग में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर याद रखना है, और आपको याद रखना है दो बातें। एक तो डींग में जल महल जो है वो किसने बनवाया? बदन सिंह ने। और बदन सिंह ने डींग को अपना ही निवास स्थान बनाया था। और इन्हें ब्रजराज की उपाधि जो है वो देने वाले कौन थे? जयसिंह। नेक्स्ट देखिए महाराजा सूरजमल। तो इनके नाम से तो आप पहले से ही परिचित हैं, काफी पढ़ चुके हैं आप इनके बारे में। 1756 से 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल बदन सिंह के बेटे थे और उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो महाराजा सूरजमल ने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाई थी? भरतपुर को। इसने जयपुर के साथ मैत्री एवं सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी थी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है कि पानीपत की पराजय के बाद मराठों को शरण किसने दी थी? तो भरतपुर के शासक सूरजमल ने दी थी। 1663 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूरजमल जाट की मृत्यु जो है वह किस युद्ध में हुई थी? रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको यह चीज जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो याद रखनी है कि सूरजमल जो थे इन्होंने मराठों की सहायता की थी पानीपत में हार जाने के बाद। नेक्स्ट है कि महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिकारंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्वान थी। तो ये देखिए महाराजा सूरजमल जी हैं और इनके बारे में कालिकारंजन ने लिखा है कि इनमें सारी जो गुण थे वो सभी गुण थे। ठीक है, अपनी जाति के सभी गुण जो है, साहस के, चतुराई के, वीरता के। नेक्स्ट है करौली के यादव वंश। अब छोटे छोटे से वंश हैं, इनको हम देख लेते हैं फटाफट से। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं।
करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 यानी 1040 में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? विजयपाल ने। 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। तो करौली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कल्याणपुर। किसने बसाया? अर्जुन पाल ने। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर देखिए कि करौली का जो राजवंश था स्वयं को एक तो मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानता था, श्री कृष्ण के वंशज मानते थे अपने आप को, और यहाँ के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई थी और इसने बयाना को, जो कि भरतपुर, इसको अपनी राजधानी बनाया। और करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? गोपाल। महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय अपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए इन 4 लाइनों में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार किसने की? भरतपुर ने। ठीक है, सबसे पहले भरतपुर के महाराजा ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये लाइन है जो कि आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के बाद परमारों की राजधानी जो है वो उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यहाँ आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं मिल रही है। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष आबू के परमारों पर शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की अधीनता को जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे और उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमीनाथ का मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना की। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमीनाथ का मंदिर बनवाया। किसने? सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने। ठीक है, लूण वसही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। कहां पर? आबू के देलवाड़ा गांव में। याद रह जाएगा आपको। और परमारों की राजधानी जो है वो कौन सी है? चंद्रावती। ये आपको पहले भी याद है। बस ये 2 लाइनें आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट है मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बने थे: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। अब देखिए बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष।
तो देखा हमने कि पारस्परिक गृह कलेश के 3 केंद्र थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। तो इनको ही हम पढ़ेंगे अब। बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह और जय सिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया था, तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह से द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, जो सवाई जयसिंह थे वो कौन थे। सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने अपनी बहन का विवाह जो है वो राजा बुद्ध सिंह से कर दिया था। राजा बुद्ध सिंह जो कि बूंदी राज्य के राजा थे। तो इन दोनों के बीच में साले और बहनोई थे, बहुत घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन किसी कारणवश से इन दोनों में मनमुटाव हो गया और रिश्ते जो थे वो टूटने की स्थिति में ही आ गए। तो इस वजह से जो बुद्ध सिंह थे वो जयसिंह की बहन से घृणा करने लगे और अपनी जो दूसरी रानी थी चुंडावत, उसके इशारों पर काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जो बुद्ध सिंह की पहली पत्नी थी जयसिंह की बहन, तो उनके क्या हुआ, पुत्र हुआ। पुत्र का नाम भवानी सिंह था। तो बुद्ध सिंह ने जयसिंह की जो बहन थी उनके जो पुत्र हुआ उसको पुत्र मानने से इनकार भी कर दिया और कहा कि यह तो उनका पुत्र ही नहीं है। तो इस वजह से अब जयसिंह को तो नाराज होना ही था। तो जयसिंह जो थे वो नाराज हो गए। अब उन्होंने संकल्प लिया कि बुद्ध सिंह को बूंदी से ही, वहां के राज सिंहासन से ही हटा देंगे। तो ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। तो जैसे ही एक समय बुद्ध सिंह जो है वो वहां से अपनी राजधानी से, बूंदी राज्य से चले गए जब दूर किसी काम के लिए, तो जयसिंह ने क्या किया, बूंदी किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और वहां पर जो जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के जो दूसरे बेटे थे दलेल सिंह, उनको क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। तो यहाँ तक आपको ये स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए, जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही समय बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। तो इस वजह से ही मराठे जो थे वो राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। दलेल सिंह कौन, जिसको जयसिंह ने बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया था। तो अब जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ कर दिया, दलेल सिंह को कर दिया। ठीक है। और दलेल सिंह कौन था, ये जो जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह था उसका बेटा था। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। ठीक है। तो जयसिंह ने क्या किया, दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए भवानी सिंह जो था उसकी भी हत्या करवा दी। इस घटना ने कछवाही रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया। अब जो बहन थी वो भी भाई के विरुद्ध हो गई। उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही तो बैठे थे। इस तरीके से मराठा जो थे वो राजपूताना में एंट्री कर गए। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। तो अब मौका जो है वो जयसिंह ने ही दे दिया था कि मराठे जो हैं वो एंटर कर जाए, और उन्होंने एंट्री ले भी ली। बूंदी में महाराव उम्मीद सिंह, यह बुद्ध सिंह का बेटा था। उस समय बुद्ध सिंह अफीम शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका शासन स्थापित हो गया।
अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाही रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेश सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेल सिंह का ही बड़ा भाई था। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको नोट क्या करना है कि जो जयसिंह था उसने बूंदी की गद्दी पर किसे बिठाया था? दलेल सिंह को बिठाया था 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर। और इससे पहले इस गद्दी पर किसका शासन था? तो यहाँ पर जो शासन था वो था राजा बुद्ध सिंह का। ठीक है, बूंदी के शासक थे वो राजा बुद्ध सिंह। तो उनसे बदला लेने के लिए ही दलेल सिंह को बैठा दिया था। किसने? जयसिंह ने बैठा दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने ही राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा सम्मेलन में एकत्रित करने का प्रयास किया। तो लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने ही हुरडा सम्मेलन जो है वो राजपूतों का बुलाया था 16 जुलाई 1734 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। ये याद रखना है कि हुरडा जो सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने बुलाया था? सवाई जयसिंह ने। अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का सुरजन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशन दास का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में उपस्थित होने वाले राजा सवाई जयसिंह के अलावा कौन कौन थे? जोधपुर के अभय सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल थे और नागौर के बख्त सिंह थे, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह। तो ये जो है वो आपके 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इनमें से एक जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आपको याद रखने इन सभी के नाम। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारण उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र या भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनके एकजुटता स्थापित होना असंभव था और हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। तो होना तो ये बहुत अच्छे कार्य के लिए था, जिसमें सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करना था और जो मराठे थे उनके आने पर रोक लगानी थी, मराठों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जानी थी, तो इसके लिए किया जाना था। लेकिन सभी एक जैसे विचारधारा के नहीं होने के कारण उनमें एकजुटता स्थापित नहीं हुई और इस वजह से ये हुरडा सम्मेलन जो है वो असफल हुआ। तो आज हम वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो याद करने में और नोट करने में भी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, एक साथ आप भी नहीं पढ़ सकते हैं और याद भी नहीं कर सकते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट को लेकर करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू।